नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन आप सबों का स्वागत करता हूं अपने चैनल कंपटीशन विंग सचिन पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 2024 के रियल सवाल देखेंगे। ठीक है, आप देखेंगे इसमें हम लोग ये रियल सवाल 2024 के हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आपको ना सिर्फ डिस्कशन करेंगे बल्कि इसका रियल एनालिसिस करके, डीप डाउन एनालिसिस करके हम लोग क्वेश्चन को क्लास में ही याद कर लेंगे ये आंसर ही क्यों हो रहा है, ताकि इससे आगे अगले क्वेश्चन में आगे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएँ। सिर्फ और सिर्फ आंसर टिक मार देने से चीज़ें क्लियर नहीं होती। तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आंसर बताया गया है, लेकिन हम इसमें थोड़ा हमको टाइम लगेगा, लेकिन इसमें हम वैसे नहीं करेंगे। सिर्फ आंसर बताने का कोई नीड नहीं है, वैसे तो आपके पास बुक भी है, तो सिर्फ आंसर नहीं बताना है, इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे हम, यही आंसर क्यों होगा, एग्जाम में आप ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो आते हैं, तो ये हम डिस्कस करने क्या जा रहे हैं, ये फर्स्ट ईयर के 22-24 एग्जामिनेशन का 2024 का हम लोग ये पेपर कोड BD 104 करने जा रहे हैं। ठीक है, संपूर्ण पाठ्यक्रम और में भाषा। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले को भी दिक्कत नहीं होगा, इसमें हिंदी हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ साथ में है। ठीक है, और हम दोनों मीडियम को ध्यान में रखते हुए दोनों को समझाते चलेंगे। ठीक है, तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बिंदु वार्तालाप के समय ध्यान रखने योग्य नहीं है, यानी डिस्कशन करने समय कौन सा इसमें नहीं चाहिए। तो फ्लुएंसी चाहिए, तो फ्लुएंसी चाहिए, फ्लुएंसी रहेगा तो बातें जल्दी होंगी और बातें ज़्यादा प्रभावी होंगी। ठीक है, अब देखिएगा, तो फ्लुएंसी तो चाहिए। ठीक है, अब देखिए स्पष्टता चाहिए क्या, तो अगर बात होगा तो स्पष्टता तो चाहिए, स्पष्टता अगर नहीं रहेगा तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर नहीं हो पाएंगी, तो क्लियरिटी भी चाहिए। ठीक है, अशिष्टता, तो क्या बात करते समय आप किसी से डिस्कशन कर रहे हैं तो आप चाहेंगे क्या कोई सामने वाला अशिष्ट हो, सामने वाला डिस्कर्सी हो आपके प्रति, तो नहीं। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, नॉट पूछ रहा है, यहाँ क्या पूछ रहा है, नॉट। नॉट वाले को ध्यान में रखिएगा, तो नॉट वाला आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा C नंबर। आंसर क्या हो जाएगा आपको, आंसर हो जाएगा C, डिस्कर्सी। यानी बातचीत करते समय, डिस्कशन करते समय आप चाहेंगे कि कोई अशिष्ट नहीं रहे, क्या नहीं रहे, अशिष्ट नहीं रहे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। आंसर टिक मार लीजिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर C, क्योंकि अशिष्टता सही नहीं है, अशिष्टता सही नहीं है। अब चलते हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कह रहा है इनमें से निम्न में से वार्तालाप का मुख्य आधार क्या है, विच इन द फॉलोइंग इज द मेन बेस ऑफ नॉलेज, मेन बेस ऑफ डिस्कशन। तो डिस्कशन का मेन बेस क्या होगा, क्या कंपटीशन होगा, तो कभी नहीं। कंपटीशन होगा क्या, कभी नहीं होगा। ठीक है, आलोचना क्रिटिसिज्म होगा क्या, नहीं। तो क्या होगा, नॉलेज। नॉलेज रहेगा तभी कोई डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर पाएगा, अपने बातों को रख पाएगा, है कि नहीं। तो सिंपल सा दोनों को समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, कह रहा है क्वेश्चन इज द की ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, हम ये बताते हैं ना आपको, अगर आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन याद है तो अटेम्प्ट कीजिए, अगर याद नहीं है तो आप उसको साइड कीजिए। अगर आपके 80 के 80 पूरे नहीं पूरेंगे तब जाके उसको अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि बिना जाने अंदाजे चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में अगर आप अपने कॉमन सेंस के हिसाब से ऑप्शन एलिमिनेट से अगर आप लगा भी रहे हैं तो हो सकता है चांसेस हो सही हो जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ना जिसके लिए आपको तुरंत कोई आइडिया ही नहीं है, उसमें अगर आप अंदाजे चला रहे हैं, अगर अंदाज से चल रहे हैं तो फिर वो आपके लिए दिक्कत खड़ा कर सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये तो स्टेटमेंट बहुत इजी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा, तो ये एक पार्कर का स्टेटमेंट है। पार्कर नहीं कहा था कि प्रश्न जो है शिक्षा की कुंजी है, क्योंकि क्वेश्चनिंग से ही लर्निंग एक्टिवेट होती है। कौन कहा था ये कहा था पार्कर। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, कह रहा है फोर्थ नंबर, रिपब्लिक के लेखक कौन है, हु इज द राइटर ऑफ रिपब्लिक। तो रिपब्लिक बुक के राइटर कौन है, तो प्लेटो है। कौन है इसका राइटर, प्लेटो। याद कर लीजिएगा, रिपब्लिक प्लेटो, रिपब्लिक तो P बीच में आ रहा है और P यहाँ बीच में आ रहा है, प्लेटो, रिपब्लिक और प्लेटो। ठीक है, अब चलिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पूछने का है, विच इन द फॉलोइंग एम ऑफ क्वेश्चनिंग। एम ऑफ क्वेश्चनिंग यानी क्वेश्चन पूछने का कौन सा एक उद्देश्य है, कौन सा एक रीजन है। तो क्या क्वेश्चन हम लोग मोटिवेशन के लिए पूछते हैं क्या, तो पहले ही गलत हो गया। देखिए कैसे ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करते हैं सीखिए, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। किसी को मोटिवेट करने के लिए क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, मूल्यांकन के लिए मैं भले ही आपको किसी को डाउट हो जाए, लेकिन जैसे ही एक ऊपर से कटा, ये भी कट गया, ये भी नहीं होगा। और इंट्रोडक्शन के लिए हम लोग क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, किसी से कुछ इंट्रोड्यूस करना है कि आप कौन हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो क्या करते हैं हम लोग क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, A। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, A, यानी कि फॉर इंट्रोडक्शन वी आस्क क्वेश्चन फॉर इंट्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ बाकी ऑल अप तो होगा नहीं, मूल्यांकन तो होगा नहीं, समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। 6 में कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन यूजफुल फॉर इवेल्युएशन फॉर एक्सप्रेशन पावर ऑफ स्टूडेंट्स। छात्रों की अभिव्यक्ति क्षमता के मूल्यांकन के लिए। ठीक है, कौन सा क्षमता, अभिव्यक्ति के लिए कौन सा प्रश्न उपयोगी है। तो आप देखेंगे क्वेश्चनिंग का ना प्रारंभिक उद्देश्य क्या है, क्लास के टॉपिक से इंट्रोड्यूस करना होता है। अब इसमें देखिए कह रहा है
कि तो इवेल्युएशन ऑफ एक्सप्रेशन दिखाना है, तो क्या किसी को ट्रू फॉल्स में एक्सप्रेशन दिखेगा क्या? अगर ट्रू फॉल्स का हम टेस्ट किसी बच्चे का ले रहे हैं तो हमको उसका एक्सप्रेस करने का आइडिया दिखेगा? नहीं दिखेगा, ये तो डायरेक्ट वाला हो गया। एमसीक्यू टेस्ट लेने से क्या दिखेगा? क्या नहीं दिखेगा। ऐसे टाइप क्वेश्चन लेने से जरूर दिख जाएगा। अगर किसी से हम ऐसे लिखवा रहे हैं किसी टॉपिक पे तो ज़रूर पता हमको चल जाएगा कि वो अपने चीज़ों को, अपने पॉइंट्स को एक्सप्रेस कर पा रहा है कि नहीं, अपने पॉइंट्स को व्यूज़ दे पा रहा है, अपने जो व्यूज़ है उसको एक्सप्रेस ढंग से कर पा रहा है कि नहीं। इसीलिए यूपीएससी बीपीएससी मेंस, आप मेंस में क्या देखते हैं, उसके मेंस में ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो स्टूडेंट्स के एक्सप्रेशन, उसके व्यूज, उसके मेंटालिटी को चेक कर रहा होता है। ठीक है, ये चीज़ें ट्रू फॉल्स से और एमसीक्यू से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से उतनी हो नहीं पाती हैं। तो ऑल ऑफ दिस गलत हो गया। ठीक है, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निबंधात्मक प्रश्न। क्या अगर एक्सप्रेशन की बात आएगा, इवेल्युएशन ऑफ एक्सप्रेशन की बात आएगा तो क्या लिखिएगा? ऐसे टाइप क्वेश्चन। क्या लिखिएगा? ऐसे टाइप क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, 7 में क्या कह रहा है? कह रहा है 7 में, निम्नलिखित में से कौन सा छात्र के पूर्व ज्ञान से संबंधित नहीं है? विच इन द फॉलोइंग क्वेश्चन इज रिलेटेड टू प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा, एक सेकंड रुकिए, इसमें आपको आंसर मैं ब्लड नहीं किया, आंसर को मैं एक बार ढक देता हूँ। आंसर सब दिख ही रहा है आपको। चलिए, इसमें गलती से मैं आंसर ना ढक नहीं पाया। ठीक है, अब ढक दीजिए। चलिए आते हैं 7 में। कह रहा है विच इन द फॉलोइंग क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट। इनमें से कौन सा क्वेश्चन ना स्टूडेंट के प्रीवियस नॉलेज पे डिपेंड करता है? तो देखिए, लेसन स्टार्ट करने से पहले ना टीचर स्टूडेंट्स का प्रीवियस नॉलेज चेक करता है कि बच्चे को कितना आता है, कितना नहीं आता है। तो क्या इसका डेवलपिंग क्वेश्चन होगा क्या? नहीं, डेवलपिंग तो पहले ही गलत होगा, डेवलपिंग नहीं होगा। प्रस्तावना होगा क्या? प्रस्तावना होगा इंट्रोडक्टरी। जब टीचर कोई चीज़ पढ़ाना शुरू करता है उससे पहले इंट्रोडक्टरी क्लास में क्या करता है? वो क्वेश्चन पूछता है, ये बच्चे को किस लेवल तक पता है। उसके बाद अपने टीचिंग मेथड में क्या करेगा? वो चेंज करेगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में कह रहा है, 8 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इधर ही क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से अच्छा प्रश्न की विशेषता क्या है? एक अच्छे क्वेश्चन की विशेषता क्या है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, नुकीला, पिन पॉइंटेड होगा, ब्रीफ होगा, डेफिनिट होगा, और लास्ट में क्या है? ऑल ऑफ दीज होगा। तो देखिए, इसके आंसर ना वो पिन पॉइंटेड भी होना चाहिए। ठीक है, पिन पॉइंटेड भी होगा, उसके बाद निश्चित उत्तर भी होगा, डिफरेंट आंसर होगा, और संक्षिप्त ब्रीफ में भी होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द दिस। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, कह रहा है कि विच इन द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफेक्टिव फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। इनमें से कौन सा क्वेश्चन डिफेक्टिव नहीं है? तीन चार क्वेश्चन के फॉर्म दिए हुए हैं, देखना है कौन सा मतलब अच्छा नहीं है, ठीक, कौन सा बुरा है। अब देखिएगा, तो इको क्वेश्चन फॉर्म, सजेस्टिव क्वेश्चन फॉर्म, और वेराइटी इन फॉर्म, और इलेवेंट। तो पहला तो गलती हो गया, इरेलीवेंट तो होगा नहीं। इरेलीवेंट क्वेश्चन पूछने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जो पढ़ाएंगे, जो उसका लेवल बच्चे का है, उसी से पूछने का फ़ायदा है। तो इरेलीवेंट तो गलती हो गया, सजेस्टिव भी नहीं होगा, ठीक है, और इको क्वेश्चन भी नहीं होगा। क्या इसका आंसर हो जाएगा? वेराइटी इन फॉर्म। कैसा होना चाहिए क्वेश्चन? वेराइटी होना चाहिए, विविधता होना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। ये नहीं कि एक ही टॉपिक, बच्चे का जो टॉपिक कमज़ोर है उसी से क्वेश्चन किए जा रहे हैं। तो वेराइटी क्वेश्चन में बहुत ज़रूरी है। अगला कह रहा है, एक अध्यापक के लिए कक्ष में कौन सा शिक्षण सूत्र उपयोगी है? इसमें से कौन सा जो टीचिंग मेथड है वो जरूरी है कक्षा में पढ़ाते हो तो, ठीक है। तो देखिए, तो पहला नोन टू अननोन, तो सही बात है, ज्ञात से बच्चा ज्ञात से ज्ञात की ओर लेके जाते हैं। सरल से कठिन की तरफ, ये भी सही है। विशिष्ट से सामान्य, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आपको आंसर हो जाएगा 10 का आपका हो जाएगा डी नंबर, ऑल ऑफ दीज। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में कह रहा है, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए, यानी रोट मेथड, ठीक है, रोकने के लिए कैसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए? तो रटने के, अगर बच्चा, अब देखिए, कभी कभी स्टार्टिंग में आप पढ़ाएंगे क्वेश्चन आप दीजिए, बच्चा रट के ला के दे देगा। तो अगर आप उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं नया बना के, तो शायद वो रटना बंद कर दे, क्योंकि उसको ऑब्जेक्टिव आंसर उसको सामने दिख रहा होगा। तो वो हो सकता है कि उसको रटना बंद कर दे। आप आंसर क्या हो जाएगा? पहला वस्तुनिष्ठ, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न। बाकी में आपके चांसेस हैं कि आप लघु उत्तरीय में याद कर ले, दीर्घ उत्तरीय में याद कर ले, और ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब चलिए आगे, 12 नंबर में कह रहा है, 12 नंबर में, एक सेकेंड रुकिए, 12 में कह रहा है, भाषा के मुख्य घटक हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज इज, द मेन कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज इज। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको पता ही है कि भाषा का जो कंपोनेंट है उसमें क्या होता है? लिंग्विस्टिक भी होता है, लैंग्वेज स्किल भी होता है, ग्रामर भी होता है। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑल ऑफ द दिस। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द
दिस इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, भाषा अर्जन के कितने प्रकार है? हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन? तो लैंग्वेज एक्विजिशन कितने कितने हैं? 4 स्टेज है। कितने स्टेज हैं? आपको टोटल 4 स्टेज है। भाषा को 4 स्टेप में हम लोग सीख सकते हैं। चलिए आगे चलिए 14 में, द लिसनर इज ऑलवेज राइट किसने कहा है कि श्रोता हमेशा सही होता है? बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है और फेमस स्टेटमेंट है। किसका? ग्रीनबर्ग का। किसका है? ग्रीनबर्ग का स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसमें याद ही करना पड़ेगा, कुछ समझाने वाला इसमें है नहीं, कि श्रोता हमेशा सही होता है। श्रोता हमेशा सही होता है किसका स्टेटमेंट है? तो ग्रीनबर्ग का स्टेटमेंट है। आगे चलिए, एलडी ग्रीन का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ कह रहा था एलईडी, यानी एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको ये सीटेट में भी क्वेश्चन आया था इस बार जुलाई वाले में, फरवरी वाले में। ठीक है, तो सीटेट में भी आया था कि व्हाट इज एलईडी? एलईडी क्या होता है? ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। क्या होता है ये? लैंग्वेज एक्विजिशन एसोसिएशन नहीं, लैंग्वेज एक्विजिशन। यहाँ है ऑप्शन नंबर सी नंबर में है। ऑप्शन नंबर किस में है? सी में क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। नॉम चॉम्स्की बोलते हैं ना कि सारे बच्चे जन्म से ही उनके अंदर डिवाइस लगा होता है जो कि लैंग्वेज को एक्विजिशन करने में क्या करता है? हेल्प करता है। किसका बोलना है ये? नोम चॉम्स्की का। किसका बोलना है? चॉम्स्की का। चॉम्स्की, CHOMSKY, नोम चॉम्स्की का ये स्टेटमेंट है कि भाई सारे बच्चों का ना अंदर एक डिवाइस भगवान लगा के भेजते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। आगे है ये 16 में कह रहा है कि द सक्सेस ऑफ अ टीचर डिपेंड ऑन द फॉलोइंग। टीचर का सक्सेस किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, तो आप इसमें इसके क्वेश्चन कुछ आपको डाउटफुल हो सकते हैं इसके ऑप्शंस में, कि एक तो है अच्छा चरित्र, तो ये ज़रूरी है लेकिन उतना ज़रूरी नहीं है। रेगुलर टीचिंग, गुड पर्सनालिटी तो पहले का, तो पर्सनालिटी का नीड तो है नहीं। ठीक है, उसके बाद अब कुछ बच्चे के ये डाउट में होंगे कि इसका आंसर ए हो सकता है। ठीक है, अब मानते हैं थोड़ा देर के लिए कैरेक्टर को भी हम हटा देते हैं, तो भी हम 2 ऑप्शन में फंस जाएंगे कि इसका आंसर हाई अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स होगा कि रेगुलर टीचिंग होगा। तो सिर्फ अचीवमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स को ही ध्यान में नहीं रखना है। मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? रेगुलर टीचिंग। और कुछ आए चाहे नहीं आए, बट स्टूडेंट्स को, टीचर को हमेशा क्या है? टीचिंग करते रहना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को क्या हो? सफलता निश्चित हो, उसका सक्सेस क्या हो उस पर डिपेंड करे। ठीक है, आप चलते हैं 17 में। 17 में करें NCF का फुल फॉर्म क्या है? ये हमने आपको 15 मिनट वाले वीडियो में कराया था। NCF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेशनल करिकुलम। एक सेकंड, ऑप्शन ए क्या है? न्यू नहीं सॉरी, बोल तो सही रहे या गलत हो गया? बी नंबर, नेशनल या न्यू है, इसको आप कर दीजिए गलत, पहला नहीं होगा। ठीक है, अब आइए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब कह रहा है 18 में, भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी किसने कहा है? स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। किसने कहा है कि भाषा की जो कहानी है वो क्या है? एक सिविलाइजेशन की कहानी है। तो ये किसका है? ये पाया का है। ये किसका है? ए पाई का है। ठीक है, अब चलिए ए पाई। अब चलिए 19 में कह रहा है, हर्बर्ट की सामान्य शिक्षण विधि में कितने पद थे? हाउ मेनी स्टेप्स वेयर इन हर्बर्ट जनरल टीचिंग मेथड? तो हर्बर्ट के जनरल टीचिंग मेथड में टोटल कितने थे? 5 स्टेप थे। टोटल कितने थे? 5 स्टेप थे। कौन कौन से थे? पहले थे प्रिपरेशन, फिर थे प्रेजेंटेशन, फिर थे कंपेरिजन, फिर थे जनरलाइजेशन, और 5वें क्या थे? एप्लीकेशन। तो 5 स्टेज, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंपेरिजन, जनरलाइजेशन और एप्लीकेशन। ठीक है, ये 5 स्टेप थे किसके? हर्बर्ट के सामान्य शिक्षण वृद्धि में। ठीक है, अब आइए, प्रसन्नता एवं ज्ञान का मुख्य स्रोत क्या है? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ प्लीजर एंड नॉलेज? प्लीजर का और नॉलेज का व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ, प्लीजर का और नॉलेज का मेन सोर्स क्या है? तो बच्चा क्या है? सबसे पहले अपनी मातृभाषा में, अपने मदर टंग में क्या करता है? दुनिया को समझता है। ठीक है, और नॉलेज भी उसी के थ्रू लेता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मदर टंग, सी। इंग्लिश में नहीं लेता है, हिंदी में भी नहीं लेता है, और दिस नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा, इसका हो जाएगा मदर टंग। मदर टंग में बच्चा सबसे पहली बार भाषा को सीखता है और उसी से सुख की प्राप्ति करता है या फिर नॉलेज की प्राप्ति करता है। आगे आइए, अब का 21 में कह रहा है, भाषा ध्वनियों द्वारा भावों की अभिव्यक्ति है। 21 में फिर क्वेश्चन आएगा आपको, स्टेटमेंट वाला कह रहा है, किसने कहा है कि भाषा ध्वनियों द्वारा भावों की अभिव्यक्ति है? लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट बाय स्पीच साउंड। तो ये किसका है? ये स्वीट का स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है? ये स्वीट का। आप याद कर सकते हैं ट्रिक से कि स्वीट ध्वनि क्या होता है? देखिए ध्वनि है ना, ध्वनि भाषा क्या होती है? स्वीट होती है। तो स्वीट बोला, भाषा ध्वनियों द्वारा भाव की अभिव्यक्ति है। ठीक है, भाव भी क्या होता है? स्वीट होता है। ठीक है, भाव यानी भाव क्या होता है? स्वीट होता है। तो इसको आप याद कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, स्वीट क्या है? तो जब से जैसे ही आएगा लैंग्वेज इज एक्सप्रेशन ऑफ थॉट बाय स्पीच साउंड, यानी भाषा ध्वनियों की भाव की अभिव्यक्ति, तो क्या मार दीजिएगा आप? स्वीट मार दीजिएगा। आगे चलिए,
22 में कह रहा है किस अनुच्छेद में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। तो हिंदी को तो राष्ट्रभाषा घोषित किया ही नहीं गया है। ये क्वेश्चन तो अपने आप में एक डाउटफुल है कि यहाँ लिखा हुआ है कि हिंदी को किस अनुच्छेद में राष्ट्रभाषा तो हिंदी को किया ही नहीं गया है। हिंदी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारा, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। यहाँ क्या होगा, यहाँ होना चाहिए राजभाषा, ठीक है। और राजभाषा भी किस आर्टिकल में है, 343 में है। और ये ऑप्शन में नहीं है, क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है। लेकिन अगर हम राजभाषा मान लेते हैं तो क्या आंसर होगा, 343 होना चाहिए। 343 में मेंशन है कि हिंदी हमारी क्या है, राज्य भाषा है, ठीक है। हो सकता है वो लोग क्वेश्चन कोई और पूछना चाह रहे थे लेकिन क्वेश्चन को गलत लिख दिया, गलत इंटरप्रेट हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज़ बता देते हैं कि आर्टिकल 351 में ये दिया हुआ है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको क्या करना चाहिए, उसको हिंदी लैंग्वेज को बढ़ावा देना है, उसको हिंदी लैंग्वेज को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो अल्टीमेट गोल क्या है, हिंदी लैंग्वेज को एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन की तरह पेश करना है, ठीक है। तो इसका आंसर तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। वैसे अगर राजभाषा पूछेगा तो 343, कौन सा 343, तो ये क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए। और ये जान लीजिए दो आर्टिकल हिंदी के से आप दो आर्टिकल याद कर लीजिए। 343 इसमें क्या बताया गया है कि भारत का राज्य भाषा क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। और दूसरा याद कर लीजिए 351 जिसमें ये बताया गया है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार हिंदी भाषा को प्रमोट करेगी, ठीक है। आगे चलिए 23 में कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन थे, तो ये क्वेश्चन हमने करा चुका है आपको। इसका आंसर हमने क्या बताया था, के कस्तूरी रंजन, पहले भी बता चुके हैं, के कस्तूरी रंजन। इस क्या हो जाएगा, के कस्तूरी रंजन। ये पहले क्या थे हमारे एनईपी के क्या थे, एनईपी 2020 के अध्यक्ष थे। भाषा की विशेषता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज, तो भाषा संचार का मीडियम है। तो बात क्या है, तो इसका बात तो सही है, भाषा क्या संचार का मीडियम, बात सही है। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति है, तो ये भी बात सही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए एन बी, दोनों हो जाएगा, ए एन बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए ए एन बी। चलिए 25 में कह रहा है भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, फैक्टर इफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट के कौन सा फैक्टर है जो कि इफेक्ट करता है, तो ये मैचुरेशन भी करता है, स्वास्थ्य भी करता है, बुद्धि इंटेलिजेंस भी करता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। क्या आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। देखिए आप भाषा फैक्टर को, लैंग्वेज को डेवलपमेंट में क्या करता है, मैच्योर। बच्चा अगर मैच्योर है लैंग्वेज जल्दी सीखेगा, स्वस्थ है तो भी जल्दी सीखेगा, और इंटेलिजेंट है तो और जल्दी सीखेगा, ठीक है। अब लास्ट कह रहा है 26 में कह रहा है कि द करेंट एजुकेशन सिस्टम इज, अभी जो करेंट एजुकेशन सिस्टम है ये किस पे डिपेंडेंट है, तो ये चाइल्ड सेंटर्ड पे है। किस पे है, चाइल्ड सेंटर पे। आते हैं नेक्स्ट 27 में कह रहा है, एक सेकंड के आंसर ढक दें। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27 में कि करिकुलम किस लैटिन वर्ड से मिलके आया है, तो ये आप जानते हैं किससे आया है, ये आया है क्यूरेडे से। क्या होता है कि किससे आया है, ये आया है क्यूरेडे से, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एक क्या होता है, इसका मतलब होता है एक क्या होता है उसको, दौड़ने वाला मैदान, क्या होता है, टू रन, ठीक है, इसका मतलब होता है रन, ठीक है। आगे चलिए सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड स्टार्टेड फ्रॉम, देखिए बच्चा का समाजीकरण कहाँ से होता है, हम लोग आपको बताया था बच्चा का समाजीकरण दो तरीके से होता है, एक फॉर्मल तरीके से, एक इनफॉर्मल तरीके से। जो फॉर्मल तरीके से होगा स्कूल से होगा, और जो इनफॉर्मल होगा कहाँ से होगा, फैमिली से होगा, सोसाइटी से होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, तो स्टार्ट कहाँ से होता है, फैमिली है, फैमिली ऑप्शन में नहीं है तो आप डालिएगा सोसाइटी से होता है, स्कूल से नहीं, कहाँ से होता है, सोसाइटी से होता है। आगे चलिए अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुतम स्वतंत्र इकाई है, ऑन द लेवल ऑफ मीनिंग स्मॉलेस्ट एंड फ्री यूनिट ऑफ लैंग्वेजेज। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, तो आपको इसमें इस ऑप्शन के अनुसार तो वर्ड ही होता है, वैसे लेटर होता है, यहाँ पे क्या है, वर्ड है, तो सबसे छोटा क्या है, वर्ड ही है, तो वर्ड हो जाएगा। बाकी तो वर्ड से सेंटेंस तो बड़ा ही होता है, सिमेंटिक बड़ा होता है और फोनेम भी बड़ा होता है, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, ठीक, वो शब्द हो जाएगा। आगे चलिए 30, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या कितनी है, सबको पता है कितनी है, 22 लैंग्वेज है। कितने हैं, 22 लैंग्वेज है। पहले कितने थे, 14 थे, बाद में 3 अलग अलग संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। आगे चलिए, एक बार 2, एक बार 4, फिर जोड़ा गया, ऐसे करके जोड़ा गया था, ठीक है। आगे चलिए किस आयोग ने त्रिभाषा सूत्र की अनुशंसा की, किस कमीशन ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी, ठीक है, त्रिभाषा सूत्र, तो क्या इसका आंसर पहले ही बताए थे हम, क्या हो जाएगा, कोठारी कमीशन। क्या हो जाएगा, कोठारी कमीशन। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम दृष्टिकोण के पर क्या अर्थ है, ठीक है। तो क्या अलाउज स्टूडेंट्स टू स्टडी ए फॉरेन लैंग्वेज, सही बात है। विद्यार्थियों को एक विदेशी भाषा अध्ययन करने की अनुमति देती है, सही बात है, देती है। और क्या है, अंग्रेजी और अन्य विषयों के बीच बाधाओं को तोड़ना, ब्रेकिंग डाउन बैरियर्स बिटवीन इंग्लिश, हाँ सही बात है,
ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। यानी जो एनसीएफ 2005 है उसमें ये बताया गया कि कम से कम बच्चे को एक फॉरेन लैंग्वेज सिखाया जाए जो कि बाकी लैंग्वेज बैरियर्स को तोड़ दे। बच्चे क्या है सिर्फ हिंदी पढ़ के नहीं रह जाए, बाहरी लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो क्या है और ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएंगे, ठीक है। आगे चलिए 33 में कह रहा है द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन इज, यानी कि जनसंख्या के आधार पर संप्रेषण के प्रकार कितने हैं। तो टोटल कितने हैं, 5 प्रकार है। कौन कौन से प्रकार है, 5। अब देखिए 5 प्रकार के नाम आपके आते हैं। पहला क्या है इंट्रापर्सनल, फिर क्या है इंटरपर्सनल, फिर क्या आता है ग्रुप, पब्लिक और मास कम्युनिकेशन। टोटल कितने हैं, 5 होते हैं। 34 में कह रहा है कि क्लास द एलिमेंट्री एलिमेंट ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स, कक्ष पाठ्यचर्या के प्राथमिक अव्यय क्या हैं। तो अब देखिए इसमें आपको छात्र भी चाहिए कक्षा में, करिकुलम भी चाहिए, अध्यापक भी चाहिए, तभी जाकर सिलेबस होगा। तो क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है दूसरी भाषा के समान भाषा सीखने वाले विद्यार्थियों के बीच किस प्रकार की त्रुटियां आम हैं। व्हाट काइंड ऑफ एरर्स आर कॉमन बिटवीन अ लर्नर हु लर्न्स द सेम लैंग्वेज एज अ सेकेंड लैंग्वेज। अब देखिए तो 35 में कह रहा है कि भाषा सीखने के दौरान ना वो कौन सा एरर होता है जब कोई बच्चा सेम लैंग्वेज को सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर सीख रहा होता है। तो लैंग्वेज लर्निंग के दौरान ना जो भी गलती नेचुरली होता है ना उसको हम लोग डेवलपमेंटल एरर कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, डेवलपमेंटल एरर कहते हैं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका आंसर बी। नेक्स्ट आइए 36 में कह रहा है किसने संप्रेषण सूचना का आदान प्रदान एवं अर्थ का हस्तांतरण है। किसने कहा है कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ मीनिंग। तो ये स्टेटमेंट किसका है, ये स्टेटमेंट है कार्ड एंड कैन का, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। स्टेटमेंट वाला है, कुछ ने बताना नहीं है, आपको याद करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए भाषा विकास का परिपक्वता सिद्धांत संबंधित है। मैचुरेशनल थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू। तो ये किससे है, ये आपको हो जाएगा। तो क्या इंटेलेक्चुअल एलिमेंट्स है, तो बौद्धिक अथवा भी है, इमोशनल भी है, फिजिकल भी है। तो ये से क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। 38 में ये कह रहा है जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट गिवन बाय। भाषा विकास का जेनरेटिव ग्रामर सिद्धांत कौन दिया है। तो ये कौन दिए हैं, ये चॉम्स्की दिए, नॉम चॉम्स्की। कौन दिए हैं, लैंग्वेज से ना आप एक चीज़ देखिएगा, लैंग्वेज से रिलेटेड स्टेटमेंट में अगर आपको गेस करना हो ना तो आप नॉम चॉम्स्की कर सकते हैं, क्योंकि एलईडी वही दिए थे एलईडी के बारे में, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में, ठीक है। और यहाँ भी क्या है ग्रामर लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा नॉम चॉम्स्की। आगे चलिए शिक्षा की शिक्षा क्या है, रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन ऑफ एजुकेशन इज। तो बैकबोन ऑफ एजुकेशन क्या हो जाएगा, तो टीचर की स्कूल कम्युनिकेशन लैंग्वेज। तो इसमें ऑल ऑफ दिस होता तो सारा मार देते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे नहीं है, कोई एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो हम क्या जाएंगे शिक्षक के साथ, शिक्षक ही बैकबोन है, शिक्षक क्या है बैकबोन है। आगे 40 कह रहा है संप्रेषण की प्रकृति है नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का नेचर क्या होता है, सोशल। क्या होता है, सोशल होता है, सोशल। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, एक सेकंड रुकिए, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सोशल, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। अब चलिए 41 में कह रहा है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन आर रिलेटेड टू, यानी कम्युनिकेशन के संचार के तत्व किससे संबंधित है। तो ये क्या हो जाएगा, तो कि मैसेज से भी है, ठीक है, सिंबल से भी है और माध्यम चैनल से भी है। इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए इजी क्वेश्चन, आगे चलिए मेन एलिमेंट ऑफ मेन। अब पूछ रहा है मेन एलिमेंट क्या है, तो मेन एलिमेंट क्या है, तो सेंडर भी एलिमेंट ही है उसके कंप्रेशन के, संदेश भी एलिमेंट है, रिसीवर भी है। तो क्या हो जाएगा आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए संप्रेषण हु इज द फोर फादर ऑफ द कम्युनिकेशन मॉडल डेवलपमेंट। फोर फादर पूछ रहा है, फादर नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है फोर फादर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर विल्बर एल स्क्रैम। ऑप्शन नंबर किसमें है, ए नंबर में, ठीक है। आगे चलिए इसको ये भी याद करने वाला है। आगे चलिए अब क्या कह रहा है गेस्चर कम्युनिकेशन इज द टाइप ऑफ। गेस्चर मीन्स क्या होता है, जो इशारा करते हैं उसको बोलते हैं गेस्चर, ठीक है। तो गेस्चर कम्युनिकेशन किस प्रकार का कम्युनिकेशन है, हाव भाव संप्रेषण किस प्रकार का है। तो किस प्रकार का है, ये साइन है, जब बोल नहीं रहे हैं गेस्चर दिखा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये सिंपल से सांकेतिक हो जाएगा, तो साइन। ये भी इजी है, साइन हो जाएगा, लिखित तो होगा नहीं, मौखिक तो होगा नहीं। अब आइए प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस में प्रॉपर स्टेप क्या होता है, तो पहले क्या होता है, तो पहले कम्युनिकेटर होता है, फिर मैसेज होता है, फिर मीडियम, फिर डिकोडिंग, सबसे लास्ट में क्या होता है डिकोडिंग होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। सबसे याद रखिएगा कि कम्युनिकेटर से स्टार्ट होगा और डिकोडिंग पे जाके खत्म होगा, कम्युनिकेटर से स्टार्ट होगा और डिकोडिंग पे जाके खत्म हो जाएगा। आगे चलिए 46 में कह रहा है इनकोडिंग संदेश को प्रभावित करने वाला कारक है, द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कोडिंग इनकोडेड मैसेज इज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो स्किल होगा क्या, इनकोडिंग संदेश को प्रभावित, यानी इनकोडिंग को प्रभावित कौन करता है। देखो डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, डिकोडिंग का मतलब
तो डिकोड का मतलब होता है ना, जो जो सेंडर जो मैसेज भेजा है उसको डिकोड करना। इनकोड का मतलब होता है कोई, जैसे हम कुछ बोल रहे हैं तो हम एक इनकोड कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इनकोड कर रहे हैं। अब जो सामने वाला जो रिसीवर है जो सुनेगा उस मैसेज को वो क्या करेगा, उस मैसेज को वो डिकोड करेगा। तो पहले क्या होता है, इनकोड, फिर क्या होता है, डिकोड। तो क्या कम्युनिकेशन में क्या होता है, पहले मैसेज, मीडियम और लास्ट में क्या होता है, डिकोडिंग। लास्ट में क्या होता है, डिकोडिंग। याद रखिए, वैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। 46 में कह रहा है, 46 में कह रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग इनकोडिंग। अब देखिए, अब इनकोडिंग के फैक्टर पूछ रहा है। इनकोडिंग के कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि उसको अफेक्ट करते हैं। तो इसमें आपको कौन, कौशल, स्किल भी करता है, ज्ञान भी करता है और एटीट्यूड भी करता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। 47 में कह रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ शैनन वीवर्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। शैनन वीवर मॉडल के अनुसार कितने कम्युनिकेशन के क्या है, मॉडल हैं। तो कितने हो जाएंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 5 हो जाएगा। ठीक है, याद करना है, याद कर लीजिएगा इसको। सिम्बॉलिक लैंग्वेज इज रिलेटेड टू, जो सांकेतिक भाषा है वो किससे रिलेटेड है, जो सांकेतिक भाषा किससे है। तो इसका ऑप्शन में क्या है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, बोथ ए एंड बी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन तो वर्बल है। वर्बल में तो संकेत थोड़े ना होगा, वर्बल का मतलब मौखिक होता है, तो पहले ही गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। मेन एडवांटेज ऑफ ओरल लैंग्वेज, ओरल कम्युनिकेशन का मेन जो एडवांटेज है वो क्या है, तो क्या वो डेफिनेट कम्युनिकेशन है। तो हाँ, निश्चित संप्रेषण, जो बोलेंगे वही सुनाई देगा। संप्रेषण का विशाल क्षेत्र, वाइडर स्कोप है, सही बात है, ज़्यादा लोग सुख को हम बता पाएंगे। ठीक है, अपना विचार ज़्यादा लोगों को बता पाएंगे। शीघ्र संप्रेषण, फास्टेस्ट, सही बात है। अब किसी को लिखने में टाइम लगेगा लेकिन कुछ बोलना है तो जल्दी बोल पाएंगे, तो सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। देखिए, कम्युनिकेशन का क्या है, एक निश्चित डेफिनेट कम्युनिकेशन भी है, वाइडर स्कोप भी है, ज़्यादा लोग को बता पाएंगे हम लोग, फास्टर भी है। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। आगे चलते हैं। 50 में कह रहा है चिन्ह भाषा। 50 में कह रहा है कि विच एलिमेंट रिलेटेड टू साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज से इसमें से कौन रिलेटेड है, तो क्वेश्चन मार्क, कोलोन, पूर्ण विराम। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना ईजी है, ये क्वेश्चन कितना इजी है। तो साइन है तो ये प्रश्न चिन्ह क्या है, ये भी एक साइन ही है। पूर्ण विराम क्या है, साइन है। कोलोन क्या है, साइन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। तीनों क्या है, साइन लैंग्वेज का से रिलेटेड। आगे चलिए। 51 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ रिटेन एक्सप्रेशन। इनमें से कौन सा एक रिटेन एक्सप्रेशन का क्या है, सोर्स नहीं है। क्या पूछा है, नहीं है। तो मेमो क्या है, रिटेन सोर्स है। इंटरव्यू का देखिए, इंटरव्यू हो जाएगा। इंटरव्यू में रिटेन सोर्स होता है क्या, इंटरव्यू में कभी देखिए कुछ लिखवाया जा रहा है, नहीं। क्या होता है, पत्र क्या है, रिटेन सोर्स है। सर्कुलर क्या है, रिटेन सोर्स है। मेमो क्या है, रिटेन सोर्स है। लेकिन साक्षात्कार क्या है, ये आपको रिटेन नहीं है, ओरल है। ठीक है, अब चलिए 52 में कह रहा है व्यक्ति जिस रूप में अपने आप को देखता है वही उसका आत्मा है। ठीक है, अब ये किसका स्टेटमेंट है, सेल्फ इज द वेरी इन विच द इंडिविजुअलाइज सीज हिमसेल्फ। तो ये स्टेटमेंट किसका है, ये क्रेज का है। किसका स्टेटमेंट है, ये है क्रेज का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 53 पे। 53 में कह रहा है व्हाट इज द सोर्स ऑफ सोर्स नॉलेज। सोर्स नॉलेज का, सॉरी, सेल्फ नॉलेज का क्या सोर्स है, तो क्या है, सेल्फ परसेप्शन। क्या है, सेल्फ परसेप्शन। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी किस में है, बी नंबर। चलिए आगे चलिए। 54 कह रहा है आत्म विकास की लुकिंग ग्लास सेल्फ सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया है। हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ द लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी का कौन दिया है, तो कूले। कौन दिया है, कूले। लुकिंग ग्लास क्या होता है, ठंडा होता है। याद रखिएगा, लुकिंग ग्लास क्या होता है, छूने में ठंडा होता है। तो कूले क्या होता है, कूले। ठीक है, इस तरीके से आपको निमोनिक्स बना के याद करना पड़ेगा स्टेटमेंट वाले को। ठीक है, शॉर्ट विश्लेषण में टी का अर्थ क्या है, होता है ना शॉर्ट एनालिसिस। तो शॉर्ट एनालिसिस में जो आपको इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एस से क्या होता है, स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से होता है वीकनेस, ओ से होता है अपॉर्चुनिटी और टी से क्या होता है, टी से होता है थ्रेट, टी से क्या होता है, थ्रेट। आंसर क्या हो, इसका आंसर हो जाएगा थ्रेट। क्या हो जाएगा इसका आंसर, थ्रेट, डी हो जाएगा। यानी कि शॉर्ट विश्लेषण में, शॉर्ट एनालिसिस में क्या करते हैं हम लोग, इसका एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब टोटल हो जाता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से वीकनेस, यानी स्ट्रेंथ से हम स्ट्रेंथ का पता करते हैं, इसका मजबूती क्या है, वीकनेस से कमजोरी का पता करते हैं, और ओ से अवसर अपॉर्चुनिटी देखते हैं, और टी से क्या है, थ्रेट। ठीक, यानी कि धमकी वगैरह। ठीक है, आगे चलिए। अब चलिए 56 नंबर में कह रहा है आत्म विकास की प्रमुख क्रिया क्या है, यानी व्हाट आर द मेन एक्टिविटी ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। तो सेल्फ डेवलपमेंट का क्या है, स्पिरिचुअल भी है और सेल्फ अवेयरनेस भी है और आत्मविश्वास भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हो गया ऑल ऑफ दिस। ठीक है, आगे चलिए। इसमें ये वाले बुक मैंने इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि सारा ही इसमें क्या है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होगा, सेल्फ अवेयरनेस भी होगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होगा। ठीक है, डेवलपमेंट का। अब चलिए 57 में कह रहा है आत्म विकास के लिए निर्धारक क्या है, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। तो डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ का क्या है, तो वाई अकाउंटेबिलिटी, होम अकाउंटेबिलिटी और इसका सी
ए एंड बी बोथ। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाई अकाउंटेबिलिटी और हुम अकाउंटेबिलिटी, किसके प्रति जिम्मेवार, क्यों जिम्मेवार है और किसके किसके प्रति जवाबदेही है और क्यों है, ठीक है, यही हो जाएगा। आगे चलिए 59 में, कौन सी जवाबदेही विद्यालय शिक्षा से संबंधित है, विच अकाउंटेबिलिटी रिलेटेड इन स्कूल एजुकेशन। तो क्या है, इंडिविजुअल व्यक्तिगत जवाबदेही भी देना होगा और ग्रुप के तौर पे भी देना होगा। बच्चे में इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो टीचर खुद भी देंगे और पूरा स्कूल ग्रुप मिलके भी उसके लिए अकाउंटेबल होगा, ठीक है। 60 में आइए, कह रहा है एडेप्टिबिलिटी डिपेंड्स ऑन, अनुकूलन क्षमता डिपेंड करती है किस पे, तो ये डिपेंड करती है किस पे, ये डिपेंड करती है, पहला क्या है डिसफेवरेबल कंडीशन, तो ये तो होगा नहीं, स्वयं की क्षमता के, हाँ, स्वयं की क्षमता एवं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर, यानी बेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ ऑन कैपेसिटी, ठीक है। ए एन बी बोथ तो होगा नहीं, क्योंकि पहला ही जब गलत हो गया तो ए एन बी बोथ होगा नहीं। लास्ट आइए 61 में कह रहा है श्रोताओं के समूह के साथ संबंध स्थापित करने के तीव्र निम्न से कौन सा है, ऑप्शन देखते हैं, देखिएगा। अब इसमें कह रहा है श्रोताओं यानी कि लिसनर्स के साथ आपको संबंध बनाना है, ठीक है, कम्युनिकेशन का, तो क्या कर सकते हैं, तो आई कॉन्टेक्ट, क्या करना है हम लोग को, आई कांटेक्ट करना है। अब कर रहा है 62 में, व्हाट एक्ट्स रिलेटेड टू मैनेजमेंट स्किल, मैनेजमेंट स्किल से कौन सा एक्ट रिलेटेड है, तो प्लानिंग भी है, संगठन भी है, स्टाफिंग भी है, ठीक है, सारे ऑल ऑफ द दीज, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑल ऑफ द दीज, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, पूर्वानुमान करना तथा योजना बनाना, संगठन बनाना, आदेश देना एवं समन्वय करना ही प्रबंधन है। किसने कहा है, मैनेजमेंट इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। तो ये स्टेटमेंट किसका है, ये स्टेटमेंट आपका हेनरी फायोल का, किसका है स्टेटमेंट, हेनरी फायोल का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलिए 64 में, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट का जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, तो क्या वो पर्पसफुल प्रोसेस है, सही बात है, पर्पस होना चाहिए, यूनिवर्सल भी है और मल्टी डायमेंशनल भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द दिस, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द दिस, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आगे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सोशल स्किल, सोशल स्किल का कौन सा उसमें एलिमेंट नहीं है, तो सोशल सामाजिक उत्तरदायित्व तो है, सोशल का समाज की आकांक्षा भी है, ठीक है, अपना इंडिविजुअलिटी नहीं, अपने बारे में सोचना नहीं है, अपने इंडिविजुअल की बारे नहीं, ये नेगेटिव वर्ड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा इसमें आंसर, ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसको आप लोग मार लीजिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं, इसमें एक बार टिक कर दें हम, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 66 में, किस प्रकार की पुष्टि विद्यार्थी के विकास की उसकी उपलब्धि की वर्तमान स्तर पर बल देती है, विच टाइप ऑफ फीडबैक सपोर्ट, तो फीडबैक के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा फीडबैक जो है स्टूडेंट्स को क्या करता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, ठीक है, पहला हो जाएगा, स्पेसिफिक नहीं होगा, नॉन स्पेसिफिक नहीं होगा, नॉन दिस भी नहीं, क्या हो जाएगा इसका पहला हो जाएगा। आगे आइए 67 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुभूति भाग मानव संबंध कौशल में नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीलिंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिलेशन स्किल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा मानव की संपत्ति को समझना, मानव की संपत्ति, मानव क्या है, मानव को समृद्धि, ह्यूमन रिलेशन स्किल के कौन सा पार्ट इसमें नहीं है, तो व्यवहार को तो समझना होगा, तो ये तो आंसर नहीं होगा, दूसरों को ध्यानपूर्वक सुनना, ये भी सही बात है, लेकिन मानव की समृद्धि को समझना, यही वेल्थ मानव को थोड़ी समझना है। अब ह्यूमन्स के साथ ह्यूमन रिलेशन स्किल बनाना है तो उसके लिए उसको वेल्थ, उसको कितना धन संपत्ति से वो क्या मतलब है, इससे हम उसको सुनेंगे, उसकी बातों को कंसंट्रेट करेंगे, सिंपैथी बिहेवियर रखेंगे, लेकिन सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये नहीं रखेंगे, क्या है, उसके वेल्थ से हमको मतलब नहीं है। 68 में कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो जीवन कौशल के व्यक्तिगत प्रबंधन एवं डैश कौशल के रूप में परिभाषित करता है, तो ये क्या कह रहा है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन डिफाइन लाइफ स्किल एज अ पर्सनल मैनेजमेंट एंड स्किल्स। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन पहला है इसका 68 का, एक सेकंड रुक जाइए, 68 ऑप्शन दे रहा है फिजिकल, कल्चरल, एजुकेशनल और सोशल, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सोशल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोशल, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं 69 में, अब कह रहा है कि विच लाइफ स्किल टेक्निक इज नॉट इंक्लूडेड इन द लाइफ स्किल लिस्ट ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को के लाइफ स्किल लिस्ट में इनमें से कौन सा नहीं मेंशन है, तो आपको इसको सेल्फ अवेयरनेस तो है, क्रिटिकल थिंकिंग भी है और क्रिएटिव थिंकिंग भी है, इमोशनल नहीं है, क्या है, इमोशनल नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि नॉट पूछा है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए इसको सर्च करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलिए 70 में कह रहा है, एम्पैथी इज अवेयरनेस ऑफ अदर फीलिंग्स, नीड्स एंड कंसर्न, सहानुभूति दूसरे की भावनाओं और ज़रूरतों से संबंधित जागरूकता है, किसने कहा है, तो ये स्टेटमेंट किसका है, ये स्टेटमेंट डेनियल गोलमैन का है, डेनियल गोलमैन, ऑप्शन नंबर ए डेनियल गोलमैन। नेक्स्ट चलिए 71 कह रहा है, विच एस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इन रिलेशन टू थिंकिंग, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष चिंतन से संबंधित है,
तो चिंतन से कौन, तो जब भी चिंतन आएगा ब्रेन आएगा, क्या मार के आएगा, कॉग्निटिव। कॉग्निटिव किससे रिलेटेड होता है, ब्रेन से। किससे होता है, ब्रेन से रिलेटेड होता है, ठीक है, चिंतन से रिलेटेड होता है। आगे चलिए 72 में, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस, क्रिएटिव प्रोसेस का कितना लेवल होता है, तो टोटल कितने होते हैं, टोटल 5 लेवल होते हैं। कितने होते हैं टोटल, टोटल आपको 5 लेवल होते हैं, ठीक है। अब चलिए डिसीजन मेकिंग में क्या कह रहा है, 74 में कह रहा है, एक सेकेंड, 73, विच इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या को पहचानिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेंगे ना। विचार तो बाद में करेंगे, चयन तो बाद में करेंगे, पहले क्या करेंगे, समस्या को पहचानेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 74 है, ये पठन के प्रकार क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रीडिंग। तो रीडिंग के कितने टाइप्स है, 4 हैं। कौन से हैं, कौन कौन से 4 हैं, तो पहला क्या है, लाउड रीडिंग, क्या है, लाउड रीडिंग। दूसरा क्या है, साइलेंट रीडिंग। तीसरा क्या है, इंटेंसिव रीडिंग। और चौथा क्या है, एक्सटेंसिव रीडिंग। तो लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग और इंटेंसिव रीडिंग, ठीक है। आगे ये 75 में कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टीचिंग लैंग्वेज स्किल, लैंग्वेज स्किल को सिखाने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, तो सबसे बेहतर तरीका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, पहले लिसनिंग कराइए, फिर स्पीकिंग कराइए, फिर रीडिंग कराइए, फिर राइटिंग। राइटिंग को लास्ट में रखना है, राइटिंग को कहाँ रखना है, लास्ट में रखना है। और राइटिंग से जस्ट पहले क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। आगे चलिए, अब चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 76 में, लुक एंड से, ठीक है, देखो और कहो पढ़ने की कौन सी विधि है, पढ़ने की कौन सी विधि है, तो ये हो जाएगा कि कौन सा, वर्ड मेथड। ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्ड मेथड, यानी देखो और बोलो, देखो और उसको बोलो, ठीक है। आगे चलिए 77 में, 77 में कह रहा है कि ओल्डेस्ट मेथड ऑफ लाउड रीडिंग, लाउड रीडिंग का जो है ओल्डेस्ट मेथड क्या है, तो ओल्डेस्ट मेथड क्या है, वॉवेल प्रोनाउंसिएशन मेथड। क्या हो जाएगा इसका आंसर, वॉवेल प्रोनाउंसिएशन मेथड, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे चलिए, मौखिक भाषा का महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है, विच इज़ द इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ ओरल लैंग्वेज। ओरल लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ओरल लैंग्वेज का, लिसनिंग स्किल। पहले बच्चा सीखेगा, पहले लिसन करेगा, श्रवण करेगा, तभी तो हो पाएगा। अगर किसी को लग रहा होगा ऑल ऑफ द एबव, तो इसमें भी आपको देखिए समझा दे रहा है। देखिए, तो राइटिंग स्किल होगा क्या, अगर यहाँ ओरल लैंग्वेज की बात कर रहा है, स्किल ओरल लैंग्वेज में सीखा, तो राइटिंग लैंग्वेज तो होगा ही नहीं। तो जैसे ही ए नहीं होगा तो डी खत्म हो जाएगा। अब बच गया पाठन, रीडिंग कौशल और श्रवण कौशल। तो बेस्ट ऑप्शन कौन है, बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा लिसनिंग स्किल, श्रवण कौशल। कौन सा हो जाएगा, श्रवण कौशल। आगे चलिए, निम्नलिखित में से वार्तालाप के साधन कौन से हैं, विच इज़ द फॉलोइंग इन द मीन्स ऑफ डिस्कशन। तो डिस्कशन के मीन्स कौन से हैं, तो इसमें से कौन से हो जाएंगे, स्टोरी कंस्ट्रक्शन। कौन सा हो जाएंगे, स्टोरी कंस्ट्रक्शन। चलिए नेक्स्ट, 80 में कह रहा है, एक शिक्षक की दृष्टि से प्रतिभा का एक संयोजन है, गिफ्टेडनेस फ्रॉम अ टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्बिनेशन इज। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी प्लस हाई अचीवमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, हाई एबिलिटी। हाई एबिलिटी, एबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए, हाई क्रिएटिविटी, उसके अंदर बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी ज़्यादा होना चाहिए, और हाई कमिटमेंट, और वो क्या होना चाहिए, कमिटमेंट यानी प्रतिबद्ध भी होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए 81 में कह रहा है, यह कथन किस में से है कि आत्मा अभिव्यक्ति मनुष्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट किसका है, ये स्टेटमेंट आपका, ये स्टेटमेंट क्या है, सर विलियम विंटर का। किसका है, सर विलियम विंटर का। आइए 82 में कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग 3 लैंग्वेज फार्मूला वाज फर्स्टली गिवन बाई। जो सबसे पहली बार 3 लैंग्वेज फार्मूला किसके द्वारा दिया गया, तो किसके द्वारा दिया गया, NEP, हाँ ठीक है, NEP 1968। पहला NEP कब आया था, 1968, दूसरा कब आया था, 1986, और तीसरा NEP 2020, ठीक है। आगे चलिए, 83 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर एलिमेंट ऑफ रीडिंग। रीडिंग का बैरियर एलिमेंट कौन सा नहीं है, तो पठन कला का अपूर्ण ज्ञान। तो अपूर्ण ज्ञान है तो हो भी करेगा, तो ये नहीं होगा। पठन में रुचि का ना होना, तो ये भी एक निगेटिव है। मानसिक एकाग्रता का ना होना, ये भी निगेटिविटी है। चिंतन, थिंकिंग एबिलिटी अगर रहेगा, ये बाधक नहीं है। ऊपर बाकी तीनों क्या है, ये बाधक है। ये तीनों क्या है, ये बाधक है। देखिए ना, मानसिक एकाग्रता नहीं होगा तो कहाँ से, बाधक ही तो है। पठन में रुचि ना होना, ये भी क्या है, बाधक ही तो है। और पठन कला का अपूर्ण ज्ञान, ये भी क्या है, एक ये भी आपको क्या है, ये भी बैरियर ही है, ठीक है। तो ऊपर वाला तीनों क्या है, बैरियर है। आ जाइए 84 में, 84 में कह रहा है, विच मेथड इज़ नॉट रिलेटेड टू लिसनिंग स्किल टीचिंग। यानी कह रहा है श्रवण कौशल से संबंधित कौन सी विधि नहीं है, तो कौन सी विधि नहीं है। क्वेश्चन आंसर तो ठीक है, लॉर्ड स्पीकिंग में ठीक है, डिविजन ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कौन, मॉन्टेसरी मेथड। कौन सा हो जाएगा, मॉन्टेसरी मेथड। आगे चलिए 85 में, वाक्य रचना की कौन सी घटक नहीं है, विच इज़ नॉट कंपोनेंट ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन। तो सेंटेंस फॉर्मेशन में किस चीज़ की नीड होती है, तो इसमें आपको एक्सप्रेशन भी चाहिए, आपको क्लियरिटी भी चाहिए, स्पष्टता भी चाहिए, और एक योग्यता भी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, जटिलता। आपको कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए 86 में कह रहा है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग के इनमें से कौन से
टाइप हैं। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा गहन पठन यानी कि इंटेंसिव रीडिंग, ठीक है, इंटेंसिव रीडिंग। आगे चलिए 87 में कह रहा है विच राइटिंग स्किल मेथड बेस्ड ऑन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मैक्सिम। इसमें से कौन सा जो राइटिंग मेथड है वो क्या कर रहा है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ कौन लेके जाता है। तो इसमें हो जाएगा पेस्टोलॉजी का क्या है, पेस्टोलॉजी का क्रिएटिव सिस्टम। पहला ऑप्शन नंबर 87 का ए हो जाएगा, ठीक है। अब आइए 88 में कह रहा है निबंध पद्धति एसी मेथड रिलेटेड टू। तो एसी मेथड किससे रिलेटेड है, तो एसी मेथड आपका किससे रिलेटेड हो जाएगा, राइटिंग स्किल से। किस क्या एसी में क्या पठन कौशल देखते हैं, क्या वाचन कौशल देखते हैं, क्या स्पीकिंग स्किल देखते हैं, तो नहीं। तो जैसे ही ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 89 में आइए कह रहा है इसमें से कौन सा मूल रूप से FIAC से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, हुई बेसिकली लिंक विद FIACS। अब ये FIACS होता क्या है, यहाँ पे तो गलती ऊपर ये हिंदी वाला में गलती दिया, FIAC गलती नहीं होता है, FIACS होता है। इसका मतलब होता है ना फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम, यानी जो फ्लेंडर है ना वो क्या दिया था, एक इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम दिया था, ठीक है। तो इसके थ्रू ना इसमें से कौन सा रिलेटेड नहीं है, सॉरी कौन सा रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, पहला क्या है मॉरिसन, बी क्या है लिपिट, सी क्या है हर्बर्ट और 4 क्या है फ्लेंडर। इसके नाम में ही मेंशन है फ्लेंडर, नाम में ही क्या है फ्लेंडर, ये फ्लेंडर दिया था, फ्लेंडर डी, फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। एफ से फ्लेंडर, आई से क्या हो जाएगा इंटरेक्शन, ए से एनालिसिस, एस से आपको सी से कैटेगरीज, ठीक है। तो ये FIACS का मतलब हो गया, एफ से क्या हो गया, एफ से हो गया आपका फ्लेंडर, एफ से क्या हो गया फ्लेंडर्स, और आई से हो गया इंटरेक्शन, आई से क्या हो गया इंटरेक्शन, ए से क्या हो गया एनालिसिस, और सी से क्या हो गया कैटेगरीज, और ए से क्या हो गया सिस्टम। तो फ्लेंडर दिया था, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 90 में कह रहा है कि निम्न में से 2 उत्पादक कौशल क्या है, व्हाट आर द 2 प्रोडक्टिव स्किल। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें, तो स्पीकिंग और राइटिंग क्या है 2, आपको क्या हो जाएगा प्रोडक्टिव स्किल हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे 91 में कह रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच टूल्स इज नॉट सेम्स टू बी अप्रोप्रिएट फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है ये बताइए। तो जो हम लोग कोई चीज़ पढ़ा लेने के बाद जो टेस्ट लेते हैं, जो कोर्स के दौरान जो टेस्ट लेते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। हमेशा क्वेश्चन आता है फर्स्ट ईयर में भी और सेकंड ईयर में भी कि डिफरेंस क्या है फॉर्मेटिव में। जब कोई कोर्स इंड हो जाता है, सिलेबस पूरा हो जाता है, तब हम लोग लेते हैं समेटिव। और जब कोर्स चल रहा होता है, जो इंग्लिश मीडियम से बच्चे पढ़े हैं उनको पता होगा, फॉर्मेटिव होते थे 4। आप जब पढ़ते होंगे तो जब फॉर्मेटिव क्या होते थे 4, CBSE स्कूल में फॉर्मेटिव 4 होते थे और समेटिव 2 होते थे। फॉर्मेटिव FA1 FA2 फिर SA1 फिर FA3 FA4 और SA2, ठीक है। तो जब कोई कोर्स और सिलेबस खत्म होता है तो क्या होता है समेटिव होता है, और ड्यूरिंग चल रहा होता है तो क्या होता है उसमें फॉर्मेटिव होता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या क्या नहीं होना चाहिए, नॉट अप्रोप्रिएट बोल रहा है, नॉट अप्रोप्रिएट। तो क्विज तो होना चाहिए, ठीक है, हाँ, और ग्रुप GD भी होना चाहिए और बातचीत भी होना चाहिए। ये CRT नहीं होना चाहिए, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। एक आप क्राइटेरिया फिक्स कर दे रहे हैं, ये सही नहीं है, यानी कि CRT नहीं होगा। 92 में आइए, 92 में कह रहा है वही ऊपर FIACS पढ़े हैं ना, उसी पे क्वेश्चन है कि फ्लैंडर्स विच ऑफ द नंबर कैटेगरी रिलेटेड टू द टीचर्स इन फ्लैंडर्स टेक्निक। फ्लैंडर्स टेक्निक में टीचर के कितने संख्या होने चाहिए, तो 7। कितने होने चाहिए 7। आगे आइए नेक्स्ट है लास्ट वाला, तो लास्ट पेज पे ही है, अब मुश्किल से 7 क्वेश्चन और है, ठीक है। अब आइए 93 में कह रहा है, 93 में विच इन द फॉलोइंग स्टेप इज प्रोमिनेंट इन द सिंटेक्स ऑफ टीचिंग मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल। स्मृति स्वर और समझ तक शिक्षण मॉडल में वाक्य विन्यास और इनमें से कौन सा चरण क्या है प्रमुख है। तो इसमें पहला हो जाएगा प्रेजेंटेशन। कौन सा हो जाएगा प्रेजेंटेशन, क्या है प्रमुख है, प्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। 94 में आइए, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ क्लासरूम टेस्टिंग। क्लासरूम टेस्टिंग का मेन पर्पस क्या है, तो मेन पर्पस क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इसमें क्या रिपोर्टिंग टू पेरेंट्स, क्या पेरेंट्स को रिपोर्ट करने के लिए, तो नहीं। छात्रों की योग्यता का तुलना नहीं, कंपेरेटिव डिसीजन भी नहीं करना है, ठीक है। शिक्षक की प्रभावशीलता का मापन नहीं, ये भी नहीं। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुदेशन में सुधार। इस बार हम क्वेश्चन कहीं ब्लर नहीं कर पाए, अगली बार से ना पहले से ही हम ब्लर करके लेके आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा इस बार, ठीक है। कहीं हम लोग कहीं किए हैं, कहीं नहीं कर पाए हैं, ठीक है। जल्दी वीडियो लेके आना था क्योंकि आप लोग का एग्जाम भी था, इसीलिए। चलिए 95 में आइए, कह रहा है विच इन द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओरल लैंग्वेज टीचिंग। ओरल लैंग्वेज टीचिंग का कौन सा सबसे एक क्या है, एक ये विशेषता नहीं है। तो इसका हो जाएगा पहला क्या है यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज, तो सही बात है। यूज ऑफ इफेक्टिव लैंग्वेज भी सही बात है। यूज ऑफ क्लियर, यूज ऑफ डिफेक्टिव लैंग्वेज नहीं होगा, नॉट बोला हुआ है ना, नॉट बोला हुआ है, नॉट अ इसका नॉट अ
कैरेक्टरिस्टिक यानी कि विशेषता नहीं है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, ठीक है, यानी डिफेक्टिव लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। आगे चाहिए 96 में कह रहा है विच इज़ द इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर यूजिंग ओरल लैंग्वेज। ओरल लैंग्वेज को यूज करने का इफेक्टिव स्ट्रेटेजी क्या है, तो वार्तालाप। क्या है, वार्तालाप से ही ये ठीक होगा। क्वेश्चन आंसर से ठीक होगा नहीं और एन भी तो होगा नहीं, ठीक है। आगे चलिए 97 में कह रहा है कि विच इज़ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि निम्न में से किस परीक्षण को छात्र को आत्म प्रकाशन का अवसर नहीं मिलता, आत्म प्रकाशन का अवसर नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है, ऑब्जेक्टिव ऐसे ओरल, हाँ ऑब्जेक्टिव में नहीं मिलता, अपने चीज़ों को एक्सप्रेस करना किसमें नहीं मिलता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं मिलता। बाकी ऐसे में और ओरल में अपने एक्सप्रेशन को वो क्या करता है, एक्सप्रेस कर पाता है, ठीक है। तो किस में नहीं कर पाता है, तो वस्तुनिष्ठ में नहीं कर पाता है, ठीक है। 98 में आइए, टाइप ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स इज, यानी कक्षा कक्ष संभाषण का क्या है, कक्षा कक्ष संभाषण का प्रकार है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन क्या है, पहला कह रहा है प्रिंसिपल टीचर डिस्कोर्स, फिर पुपिल टीचर डिस्कोर्स और प्रिंसिपल पुपिल डिस्कोर्स, तो चारों ही हैं, ये चारों ही हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 99 में ये कह रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स, क्लासरूम डिस्कोर्स का क्या यूज है, तो पहला क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस स्टूडेंट, सही बात है। बच्चों को एक आत्मविश्वास होना चाहिए विद्यार्थियों में, अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास, सही बात है। और समय देने के प्रोत्साहन, इसका भी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। लास्ट क्वेश्चन में आते हैं अपने, कह रहा है कि विच इन द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ डिस्कशन टूल, निम्न में से कौन सी वार्तालाप उपकरण की तकनीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि स्वास्थ्य अनुकरण भी है, उपयुक्त वातावरण भी है, अभ्यास भी है, और तो ये और सारा हो जाएगा। यानी क्या कर रहा है कि डिस्कशन टूल कौन सा है, तो हेल्दी इमिटेशन भी होना चाहिए और प्रॉपर इन्वायरमेंट हो। इमिटेशन का मतलब क्या होता है, फॉलो करना, अनुकरण करना, जो हम कर रहे हैं, जो टीचर कर रहा है वो बच्चा भी करे, उसको बोलते हैं इमिटेट करना। क्या बोलते हैं, कॉपी करने को बोलते हैं इमिटेट करना। तो ये आपका 100 क्वेश्चन खत्म हो गए। आप ना कमेंट करके बता देना कि आप इसी तरह के वीडियोस चाहते हैं या फिर सिर्फ जिस तरह बाकी लोग करा रहे हैं क्वेश्चन आंसर में टिक बनाते हैं वैसे चाहते हैं, ठीक है। तो आप ना कमेंट जरूर करना आपको वीडियो कैसा लगा। अगर किसी भी क्वेश्चन पर अगर आपको डाउट होगा तो आप जरूर बताना कि भैया हमको इसका आंसर ये नहीं ये लग रहा है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को रिव्यू करूँगा, ठीक है। और जिनके पास PYQ नोट्स नहीं है, या तो हिंदी मीडियम में हो या तो इंग्लिश मीडियम में हो, तो हमको मैसेज करके आप PYQ नोट्स ले सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगती है वीडियोस बनाने में आपके लिए। और लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, थैंक यू, साइनिंग ऑफ सचिन।